दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक लॉ पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने BNS सेक्शन 2 पार्ट 2 कवर किया था। अब इस BNS सेक्शन 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हमारा BNS का सेक्शन 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है BNS सेक्शन 3। ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी penal provisions and every illustration of every such definition of penal provisions shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception. Thus exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक डांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या डांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, डांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि इस पूरी जो हमारे BNS है इसमें जैसे कि अगर कोई सेक्शन बता दी गया है और जो सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन दे दिया गया है, जो उसके बारे में बता दी गया है, वो ज़रूरी है कि आगे भी उनको बताया जाए। अगर आपने पहले इसको बता दिया गया तो पहले जैसे ही मान लिया जाएगा। ये नहीं कि इसमें जैसे कि जितनी हमारी धारा उनमें 12 इलस्ट्रेशन को बताया जाए और अलग अलग तरीके से बताया जाए। हमारा सेक्शन 3 का फर्स्ट क्लॉज था, इसका हम दृष्टांत पढ़े तो The section in this Sahita which contain definitions of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definitions are to be understood subject to the general exception, which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. इस संहिता की वह धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है। दोस्तों जो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं तो इनका कहने वाला ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि जो 7 साल से कम आयु का शिशु है वो अपराध नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसमें बात लिखी किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि कोई शिशु है जो 7 वर्ष से कम का है कि अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन अपराध अगर करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये किसके अंतर्गत समझा जाएगा? ये साधारण अपवाद के अंतर्गत समझा जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें B, a police officer without warrant arrests J who has committed murder. Here, A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception, which provides that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it. का एक पुलिस अधिकारी है। का कौन है? एक पुलिस अधिकारी है, वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति का मर्डर करता है तो जो पुलिस का कोई व्यक्ति होगा, पुलिस का जो अधिकारी होगा, उसका सबसे पहले कर्तव्य ये बनेगा कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उस व्यक्ति को सबसे पहले जेल में डाले और जेल में डालने के बाद न्यायालय में पेश करे। दोस्तों यहाँ पे का एक क्या है? का एक पुलिस अधिकारी है जिसने हत्या की है दूसरे व्यक्ति ने, उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जो पुलिस अधिकारी है, उसने
विधि विरुद्ध कोई कार्य किया है। विधि विरुद्ध इसलिए कार्य नहीं किया है क्योंकि विधि ने ही उसको ऐसी पावर दे के रखी है कि जहाँ अपराध होता है तो अपराधी को सजा दिलाई जाए और अपराध को कम होने दिया जाए, बिल्कुल ना के बराबर अपराध किया जाए। ये काम किसका रहता है? ये होता है पुलिस का काम होता है। तो इसके बारे में ही बताया गया है। अब हमारा सेकंड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज कन्फर्मेटिव विथ द एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, सपोज क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ द पर्सन, इट इज इन दैट पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण के समझने की कोशिश करते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द सबसेक्शन। लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। दोस्तों, इस जो हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोई हो सकता है, उसके यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति है, जैसे कि क्लर्क हो गए, सर्वेंट हो गए। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर मान के चलो वो व्यक्ति उस जगह मौजूद नहीं है, तो उस मालिक किसको माना जाएगा? सर्वेंट और क्लर्क को। मान के चलिए जैसे कि कोई घर है जिसमें एक मालिक है और एक सर्वेंट है, तो मालिक कहीं बाहर चला गया तो सर्वेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे जो घर की सुरक्षा वो कौन रखेगा? सर्वेंट रखेगा। कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति नहीं जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति घर से कोई भी चीज़ सामान चोरी होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी सर्वेंट की होगी। वो इसलिए अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो सर्वेंट की जिम्मेदारी बनेगी कि उससे पूछताछ करे कि कौन है, क्या काम है, क्या नहीं काम है। तो यहाँ पे उसको मालिकाना हक दिए गए। ये हक कब दिए गए? जब वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने उसको मालिकाना हक दिया गया। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है। तो अब इसमें है फोर्थ पॉइंट, इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता एक्सेप्ट वेयर आ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोगों पर भी है। 5 पॉइंट है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर्स एज इफ इट वेयर डन बाय हिम अलोन। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। जो हमारा 5 पॉइंट है, ये कहना चाहता है कि मान लो कि जैसे कि 5 लोग हैं, 5 लोगों ने किसी जगह पे किसी बैंक में डकैती डालने की प्लानिंग की है। तो डकैती डालने की प्लानिंग की है, तो जो 5 लोग हैं उन सभी का कॉमन इंटेंशन क्या है कि हमें डाका डालना है और वहाँ से लूट करके भाग जाना है। तो दोस्तों, अगर जो ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो इन सभी को यही माना जाएगा जो इन्होंने कार्य किया है वो उन्होंने अकेले किया है, चाहे भले ही संग में क्यों ना रहे हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन क्या थी? क्योंकि इन्होंने पहले ही प्लानिंग साथ बैठ के कर ली थी कि हमें डाका डालना है। कि मतलब कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया कोई आपराधिक कार्य और जिसमें सभी की सम्मति एक समान होती है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध माना जाएगा। अब इसमें है 6 पॉइंट, वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन इन द एक्ट with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है,
तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या हास्य से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या हास्य से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर बात कर रहे हैं आपराधिक कार्य की। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपराध करता है, एक होता है कि सोच समझ कर अपराध करना, कि उसको उस व्यक्ति को पता है कि इससे जो मैं अपराध कर रहा हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा, तो उसको व्यक्ति को क्या है सज़ा ज़्यादा मिलती है। जैसे मान के चले, एक होता है मर्डर, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर वो होता है जिसमें उसको पता है कि इस व्यक्ति को मैं मारूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, और कल्पेबल होमिसाइड मानववध का मतलब होता है कि मुझे मेरा आशय नहीं था उस व्यक्ति को मारने का, लेकिन किसी कारणवश उतावलेपन के कारण या गुस्से के कारण वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को मिलकर आपराधिक ज्ञान या हास्य से करते हैं कई व्यक्ति द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा BNS सेक्शन पार्ट 1। मुझे उम्मीद है कि आपको BNS सेक्शन 3 का पार्ट 1 कंप्लीट समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमारी चैनल पर जाकर वीडियो को स्लो या फास्ट मोड में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।